आबशारों का इलाका हैरानकुन था। छोटे से इलाके में 350 आबशारें बह रही थीं। नदियाँ और झरने अमेज़न से आते हैं और पहाड़ों से नीचे छलांग लगा देते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अमेज़न के जंगल अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील के सर्दी इलाकों से बुलंद हैं। चुनाचा दरिया बहते हुए इग्वासू तक आते हैं और फिर अचानक नीचे वादियों में छलांग लगा देते हैं। यूं आबशारों की एक आर्च सी बन जाती है। आप जो ही इस आर्च के दरमियान पहुंचते हैं तो आप पर तीन तरफ से पानी गिरने लगता है और आप इस वक्त कैसा महसूस करते हैं, ये नाकाबिले बयान है। मुझे नायग्रा फॉल भी देखने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन अग्वासू फॉल इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत है। मगर ये मार्केटिंग की वजह से मार खा गई है। शायद इसीलिए दुनिया इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। हम अर्जेंटाइन की साइट पर लोहे के वॉकवेज पर 3 घंटे घूमते रहे। मारियो ने हमें 12 बजे पिक करना था, लिहाजा हम 12 बजे वापस आ गए। जंगल के दरमियान रेस्टोरेंट, काफ़ी शॉप्स और एक होटल भी था, जबकि जगह जगह बैठने के लिए बेंच रखे हुए थे। हम 12 बजे के बाद ब्राज़ील की साइट के लिए रवाना हो गए। बॉर्डर पर रश था, लेकिन हुकूमत ने टैक्सी ड्राइवर को खुसूसी कार्ड जारी कर रखे हैं। हम इस वजह से आधा घंटे में चेक पोस्ट पर पहुंच गए। अर्जेंटाइन की इमिग्रेशन स्टाफ ने हमारे पासपोर्ट पर आउट की मोहर लगाई और हम ब्राज़ील में दाखिल हो गए। ब्राज़ील की साइट पर पासपोर्ट चेक नहीं किए गए। मारियो ने बताया, अर्जेंटाइन के इमिग्रेशन रूल ज़्यादा सख्त हैं। ये नहीं चाहते स्याह ब्राज़ील और पैराग्वे जाए, जबकि दूसरे दोनों मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा स्याह खींचना चाहते हैं, इसलिए इधर सख्ती नहीं। बहरहाल हम ब्राज़ील पहुंच गए। ब्राज़ील का इंफ्रास्ट्रक्चर और करेंसी दोनों मजबूत हैं। सड़कें चौड़ी और इमारतें ज़्यादा जदीद हैं। शहर के शुरू में हेलीकॉप्टर सर्विस थी। हमने अपना नाम रजिस्टर कराए, फ़ीस अदा की और 10 मिनट की राइड ले ली। हेलीकॉप्टर जदीद और आरामदेह थे। एक ग्रुप में 8 स्याहों को सैर कराई जाती है। फिज़ा से आप शहरों का मुशाहिदा, दूर दूर तक फैले अमेज़न दरिया और 3 मुल्कों की सरहद, ये यादगार नज़ारा था। हम इसके बाद आबशार के लिए रवाना हो गए। ब्राज़ील साइड पर भी इलाके में दाखिले की फ़ीस है। हमें पहले जंगल में दाखिले की फ़ीस अदा करनी पड़ी और फिर क्रूज़ की फ़ीस। सियाह 3 स्टेजेस में मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। उन्हें पहले बसों में बिठाकर अमेज़न के गहरे हिस्से में पहुँचाया जाता है। वहाँ से उन्हें सफारी जीपों में मज़ीद आगे ले जाया जाता है और फिर उन्हें गाइड्स के साथ पैदल मार्च कराया जाता है। गाइड ने स्याहों को बताया, आपने रेलिंग पर हाथ नहीं लगाना। इसका कहना था, रात के वक्त सांप अपना जहर रेलिंग पर थूकते रहते हैं। ये जहर हाथों के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाता है। इसका कहना था, हर साल सैकड़ों लोग जंगलों के जहर की वजह से मर जाते हैं। हमें रास्ते में सांप और स्याह बंदर भी देखने का मौका मिला। जंगल गहरा और घना था। इस साइड पर भी लोहे का जालीदार वॉकवे था, जिसके आखिर में पथरीली सीढ़ियाँ थीं। हम वॉकवे और सीढ़ियों से होते हुए पोर्ट पर पहुंच गए। नीचे 100 फुट की गहराई में दरिया बह रहा था। हमें लॉकर्स में सामान रखने की हिदायत की गई। हमने दूसरे स्याहों की पैरवी करते हुए जूते उतार दिए और स्टोर से बरसाती भी खरीद ली, जिसके बाद हमें डोली में बिठाकर नीचे दरिया तक लाया गया। वहाँ मोटर बोट्स खड़ी थीं, उनमें 20-20 लोगों को बिठाया जाता था और इसके बाद हमारा खौफनाक सफ़र शुरू हो गया। मैं आज भी जब इस सफ़र के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोटरबोट दरिया और चट्टानों से टकराती हुई आबशारों के इंतहाई करीब पहुँच गई और फिर सेकंड्स में हम पर सैकड़ों लीटर पानी गिर गया। हम बुरी तरह पानी में गिर गए। हम पर ऊपर से भी पानी गिर रहा था और दाएं बाएं से भी। ड्राइवर बार बार बोट को पानी की धार के नीचे लाता था और फिर पूरी बोट से चीखों और कहकों की आवाज़ आती थी। यह तजुर्बा खौफनाक था, लेकिन इसका इख्तिताम अच्छा हुआ। हमारे अंदर का बूढ़ा होता हुआ बच्चा बाहर निकल आया और इसने खूब खुलकर कहके लगाए। सोहेल मकसूद मेरे दोस्त हैं। ये गर्नाता में कैश एंड कैरी के मालिक हैं। मैं उन्हें मुमताज़ बिजनेसमैन कहता हूँ तो ये चिढ़ जाते हैं। ये मेरे साथ अर्जेंटाइन गए थे। फर स्पेनिश ज़बान बोलते हैं। लातीनी अमेरिका में ब्राज़ील के सिवा स्पेनिश ज़बान बोली जाती है, लिहाजा मुझे सोहेल भाई की वजह से किसी जगह ज़बान का इशू नहीं हुआ। ये स्पेनिश से पंजाबी और पंजाबी से बराह रास्त स्पेनिश में तर्जुमा कर देते थे। ये जब लार्ज को वड्डा और एक्स्ट्रा लार्ज को बहुत वड्डा कहते थे तो मेरी हंसी निकल जाती थी। सोहेल भाई शानदार कंपनी है। ये जहाँ दीदा भी हैं, समझदार भी और डिसिप्लिन भी। उन्हें उठाना और जगाना नहीं पड़ता। दूसरा, कुदरत ने उन्हें बेइंतहा एनर्जी दी रखी है। ये 24 घंटे बगैर खाए पिए चल सकते हैं और इनकी ज़बान पर शिकवा तक नहीं होता। सीखने का भी शौक़ है। ये पूछते और सवाल करते हुए शर्माते नहीं हैं। मैं महसूस कर रहा था ये कारोबार के फैलाव के साथ साथ सीरियस होते जा रहे हैं। लेकिन इस दिन आबशारों से वापसी पर मैंने उन्हें खुलकर कहके लगाते देखा। इनकी एक्साइटमेंट देखने के लायक थी। हम वापसी पर बुरी तरह भीग चुके थे। हमने लाकर से सामान लिया, कपड़े तब्दील किए और हमारा सफारी जीपों पर वापसी का सफ़र शुरू हो गया। जीप से बस और बस से वापस टर्मिनल और टर्मिनल पर मारियो हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम अपना सामान सुबह होटल में छोड़ गए थे। हमने सामान लिया, शौरमा लिया और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए।
रात 10 बजे हमारी फ़्लाइट थी और हम 12 बजे ब्यूनस आयर्स पहुंच गए। ब्यूनस आयर्स में 2 एयरपोर्ट्स हैं, मिनिस्ट्रो पेस्ट्रिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जॉर्ज न्यूबेरी। मिस्ट्रो पेस्ट्रिनी इंटरनेशनल है और जॉर्ज न्यूबेरी डोमेस्टिक। हमने अगवासू के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट इस्तेमाल किया था। ब्यूनस आयर्स हमारा मेन स्टेशन था। हमने सेंटर में होटल ले रखा था और वहाँ से 2 दिन के लिए अगवासू और 3 दिन के लिए इशाविया गए। ये दोनों शहर एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में हैं। अगवासू शमाल में ब्राज़ील के बॉर्डर पर है, जबकि इशाविया इंतहाई जनूब में कुतुब जनूबी अंटार्कटिका की तरफ आखिरी शहर है। यह आखिरी इंसानी आबादी है, इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। इशाविया बर्फ़ानी शहर है, चारों तरफ से ग्लेशियर्स में घिरा हुआ है और वहाँ हर वक्त खौफनाक ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। पहाड़ों में दर्जनों छोटी बड़ी बर्फीली झीलें हैं, जबकि शहर का एक किनारा समुद्र की तरफ खुलता है। समुद्र बीगल चैनल कहलाता है और ये यक ठंडा है। अंटार्कटिका के लिए जहाज इशाविया से चलते हैं। मैं अगले साल के लिए अंटार्कटिका की बुकिंग कराना चाहता था, लेकिन वहाँ जाकर मालूम हुआ ये शिप्स इशाविया से जाती हैं, लेकिन ये चलती अमेरिका, फ्रांस और नॉर्वे से हैं और बुकिंग भी वहीं होती है। हम बहरहाल दूसरे दिन इशाविया रवाना हो गए। इशाविया ब्यूनस आयर्स से 3600 किलोमीटर दूर है। बाय एयर 4 घंटे लगते हैं। इशाविया में जब जहाज उतर रहा था तो नीचे दूर दूर तक बर्फ़ और पानी नज़र आ रहा था। एयरपोर्ट छोटा लेकिन साफ़ सुथरा है। हम बाहर निकले तो बर्फीली हवा के थपेड़ों ने इस्तकबाल किया। सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अर्जेंटाइन के बेशुमार खूबियों में से एक खूबी टैक्सी है। पूरे मुल्क में हर जगह टैक्सी दस्तयाब है और यह यूरोप के मुकाबले में सस्ती और काबिल भरोसा भी है। इशाविया टैक्स फ्री जोन है, चुनाचा वहाँ टैक्सी का खाना रहाइश तीनों सस्ती हैं। हमने पहाड़ पर ग्लेशियर के करीब होटल बुक करा रखा था। इसके नाम में भी ग्लेशियर आता था। हमारे पास दिन 2 और मंजिलें 3 थी। शहर के मज़ाफ़ात में नेशनल पार्क है। ये दुनिया का आखिरी नेशनल पार्क है, जिसमें दुनिया की आखिरी ट्रेन, आखिरी होटल, आखिरी रेस्टोरेंट, आखिरी वाशरूम, आखिरी पोस्ट ऑफिस और आखिरी इमारत है। हमने पहले दिन नेशनल पार्क का चक्कर लगाना था। नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करने के 3 तरीके हैं। आप ट्रेन ले लें या सफारी ट्रेन है। ये सफारी ट्रेन है और ये पार्क का एक चौथाई हिस्सा कवर करती है। दूसरा, आप पार्क में ट्रैकिंग करें। इसके लिए कम से कम 6 घंटे और मुकम्मल फिटनेस ज़रूरी है। और तीसरा, आप ट्रेन भी ले लें और पैदल भी चल लें। हमारे पास वक्त कम था, लिहाजा हमने ट्रेन का फ़ैसला कर लिया। मगर यहाँ एक और मसला पैदा हो गया। इंफॉर्मेशन सेंटर से मालूम हुआ ट्रेन की तमाम सीट्स बुक हैं और ये विज़िट से कम हफ्ता कबल ऑनलाइन बुक कराना पड़ती हैं। मैं मायूस हो गया, मगर यहाँ सोहेल मकसूद की कारोबारी फरासत ने काम दिखाया। हम टैक्सी पर बैठकर दुनिया के आखिरी रेलवे स्टेशन पहुँच गए। ट्रेन में अभी 2.5 घंटे बाकी थे। हमने कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी। मैंने ट्रेन स्टेशन के बाहर व्लॉग किया और इस दौरान सोहेल भाई ने टीटी को आराम कर लिया और इसने कॉफ़ी के 1 मग के एवज़ हमें 2 टिकट दे दिए। नेशनल पार्क में 3 ट्रेनें चलती हैं। ये तीनों 15-15 मिनट के वक्फे से चलती हैं और ये सफारी हैं। ट्रेन 1902 में कैदों के लिए बनाई गई थी। इशाविया पिछले सदी के शुरू में अर्जेंटाइन का साइबेरिया था। यहाँ कैदी लाए जाते थे और दुनिया की आखिरी जेल में फेंक दिए जाते थे। रेलवे का ये ट्रैक इनके ज़रिए बिछाया गया था। जेल 1947 में बंद कर दी गई, जिसके साथ ही रेलवे भी बंद हो गया। लेकिन बाद 1994 में इसे सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया और अब पूरी दुनिया से लोग इसे एंजॉय करने इशाविया आते हैं। हमारी ट्रेन 2:45 बजे रवाना हुई।